आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस, इसके बाद इसके बारे में हम जानेंगे और रिड्यूस रेशियो का, त्रिज्या अनुपात का क्या प्रभाव होता है आयनिक यौगिकों के में आयनों की व्यवस्थाओं में, और किस प्रकार की ये संरचनाओं का निर्माण करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। आयनिक ठोस जो है उनमें जो बंधन है वह प्रबल आकर्षण प्रकार का है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल है जो कि धनायनों और ऋणायनों के मध्य लगता है। तो धनायनों और ऋणायनों के बीच जो लगने वाला बल है वह इतना प्रबल होता है जिसके कारण यह बंधन बहुत ही मजबूत प्रकार का बंधन होता है और यह जो इससे बनने वाले यौगिक है वह ठोस प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो आयनिक बंधों का निर्माण है उनमें धनायन और ऋणायनों का निर्माण पहले होता है। तो धनायन कब बनेंगे? धनायन तब उनमें से किसी भी धात्विक तत्व में से इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो वह धनायन का निर्माण करते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को जो ग्रहण करते हैं जिसे कि हम ऋणायन कहेंगे, और वह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणावेशित हो जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले हैं वह धनावेशित हो जाएंगे। इन तत्वों को जो धनावेशित हुए हैं उन्हें विद्युत धनी तत्व कहा जाता है और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं उन्हें विद्युत ऋणी तत्व कहा जाता है। और इनके एक दूसरे के समीप आने पर ही यह बंध का, आयनिक प्रकार के बंध का निर्माण होता है। प्रबल आकर्षण बल होने के कारण ही ये, जैसा पूर्व में बताया, बहुत ठोस प्रकृति के होते हैं। साथ ही ये है इनमें कुछ और गुण भी इनमें आ जाते हैं। जब किसी पदार्थ में जो कोई बंध उपस्थित होते हैं उसी के आधार पर उनके पदार्थ के गुणों में परिवर्तन होता है। जिस प्रकार का बंधन होगा उसी प्रकार के उनमें गुण होंगे। कोई भी बंधन जो है 100% आयनिक या 100% सहसंयोजक नहीं होता है। हालांकि सहसंयोजक बंध जो है वह 100% संभव है, जबकि वो समान विद्युत ऋणता वाले तत्वों के बीच ही बंधन होता है, जैसे H2 और Cl2। इनमें ही केवल 100% सहसंयोजक लक्षण वाले बंधन या बंधन वाले यौगिक बनेंगे। लेकिन यदि इनमें भी विद्युत ऋणताओं में अंतर है, जैसे HCl, तो उनमें भी प्रकृति जो है वह ध्रुवीय सहसंयोजक या आयनिक प्रवृत्ति के गुण भी वह कुछ मात्रा में प्रदर्शित करने लगेंगे। तो 100% इसमें जो है सहसंयोजक लक्षण नहीं होगा, ऐसे HCl है या और दूसरे अन्य जो कि इनकी विद्युत ऋणताओं में अंतर होता है। तो जो आयनिक बंधन है उनमें भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जो आयनिक बंधों में जब आयनों का आकार बड़ा हो जाता है तो एक ध्रुवणता हो जाती है। तो छोटा आयन जो है बड़े आयन को, धनावेशित आयन जो है वो बड़े ऋणावेशित आयन को ध्रुवित कर देता है, जिसकी वजह से आयनिक के साथ साथ उसमें सहसंयोजक लक्षण भी आने लग जाते हैं। तो जो आयनिक बंधन है उसके कारण उन पदार्थों की जो प्रकृति है वह ठोस होगी, कठोर होंगे, गलनांक व क्वथनांक उनके उच्च होंगे और विद्युत का चालन करेंगे। साथ ही क्रिस्टलीय संरचना होगी उनकी और समरूपता, जिसे ही हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं, वह होगी। और यह आयनिक यौगिक सामान्यतः ध्रुवीय विलायकों में ही विलयशील होंगे। ये कुछ गुण होते हैं आयनिक बंधन जिन यौगिकों में होता है। आयनिक बंधन का निर्माण किस तरीके से होगा? जैसा पूर्व में बताया गया कि एक विद्युत धनी और एक विद्युत ऋणी होता है। जैसे सोडियम धातु है, यह इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह 2 8 1 है, यानी कुल 11 इलेक्ट्रॉन है। तो इन इलेक्ट्रॉनों का विन्यास इस तरीके से है। इसी तरीके से क्लोरीन तत्व में, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2 8 और 7,
यानी कुल 17 इलेक्ट्रॉन है, जो कि प्रथम कोश में 2, द्वितीय कोश में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो यहाँ पर सोडियम धातु है, विद्युत धनी प्रकार का है, और क्लोरीन है वह विद्युत ऋणी प्रकार का है। यानी सोडियम आयन जो है, सोडियम जो है धातु जो है, वह अधिक आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, और उस त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन जो है वह अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए ग्रहण कर लेगा। इस तरीके से ये Na+ और Cl- आयन बनाएंगे और एक दूसरे के मध्य प्रबल विद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़कर आयनिक ठोस का रूप ले लेंगे। इसी तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें 12 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है मैग्नीशियम का और 17 है क्लोरीन। तो मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन जो है बाह्यतम कोश में है, यह 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन, दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और Mg+2 और Cl- आयन का ये निर्माण करके MgCl2 यौगिक का निर्माण करेंगे। इनमें भी बंधन आयनिक प्रकृति का होगा। तो ये आयनिक प्रकृति 100% आयनिक लक्षण नहीं है, होते हैं, लेकिन जितने अधिक मात्रा में आयनिक प्रवृत्ति होगी उतने ही वह गुणों को प्रदर्शित करेगा। उपसहसंयोजक संख्या और त्रिज्या अनुपात। उपसहसंयोजक संख्या वह संख्या है जिसमें कि कोई धनात्मक आवेशित आयन अपने चारों ओर कितने ऋणात्मक आवेशित आयनों से घिरा हुआ है, या कोई ऋण आवेशित आयन जो है वह अपने विपरीत आवेशित धन आयनों से कितनी संख्या में घिरा हुआ है, यह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। किसी भी आयन की समन्वय संख्या जो है वो अपने विपरीत आवेशित आयनों से कितनी संख्या में घिरा हुआ है उसे ही हम समन्वय संख्या कहते हैं। यहाँ पे आयनों को एक ठोस गोलाकार रूप में माना गया है। इस ठोस गोलाकार रूप के कारण इसकी त्रिज्या के आधार पर ही उसके आकार को समझाया जाता है। तो जितना ज्यादा त्रिज्या होगी इसका आकार उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ पर आयनिक ठोसों के प्रत्येक विपरीत आवेशित आयनों की जितनी अधिकतम संख्या से वह घिरा हुआ है उसे समन्वय संख्या जो हमने कहा है, यह सामान्यतः 4, 6 व 8 हो सकती है। किसी आयन की समन्वय संख्या केवल उस आयन के आकार पर ही निर्भर नहीं करती है, बल्कि जो उसके विपरीत आवेशित आयन है उसके आकार पर भी निर्भर करती है, और इन आयनों को गोलाकार माना गया है, अतः उस गोले की त्रिज्या से ही उसे विभक्त किया जाता है। इन दोनों आयनों के त्रिज्याओं के अनुपात को ही त्रिज्या अनुपात, रेडियस रेशियो के नाम से जाना जाता है। तो धनात्मक आवेशित आयन की त्रिज्या बटे ऋणात्मक आवेशित आयन की त्रिज्या R+/R-, इसको हम बताते हैं, और यह त्रिज्या अनुपात ही समन्वय संख्या के बारे में, या कोई आवेशित आयन जो है वो अपने विपरीत आवेशित आयनों से किस संख्या में घिरा हुआ है उसके बारे में हम एक समझ पैदा कर सकते हैं। और इस के कारण ही इनमें जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल की मात्रा है वह हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये इस तरीके की व्यवस्था होगी जिस अनुपात के आधार पर, जिसमें कि अधिकतम इनके मध्य में, आयनों के मध्य में आकर्षण बल हो और प्रतिकर्षण बल इन आयनों के मध्य में न्यूनतम हो, तभी वह स्थायी यौगिकों का निर्माण करेंगे। ये एक सामान्य सिद्धांत है कि किसी भी यौगिक को बनने के लिए इस अवस्था में जो उसकी ऊर्जा होगी वह न्यूनतम ऊर्जा होगी। किसी भी आयनिक यौगिक में
या किसी भी यौगिक में वह उसी अवस्था में सबसे अधिक स्थायी होता है, या कोई भी तंत्र जब भी स्थायी होता है जब वह न्यूनतम अपनी ऊर्जा अवस्था में हो। इसके समझने के लिए जो इनमें त्रिज्या अनुपात है उसको समझने के लिए हम दो स्थितियों का यहाँ पर चित्रण करके इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे प्रथम स्थिति में यदि धनायन का आकार स्थिर रखें और ऋणायन के आकार में वृद्धि करें तो क्या ये कह सकते हैं कि त्रिज्या अनुपात घटाएं तो आयनों की व्यवस्था पर क्या प्रभाव होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस चित्र में एक आयन जो है धनात्मक आवेशित मेटल आयन जो है वह अधाती आयन ऋणात्मक आवेशित आयनों से घिरा हुआ है। तो यह 4 ऋणात्मक आवेशित आयनों से घिरा हुआ है। यहाँ पर धनायन का आकार जो है वह स्थिर रखा गया है और ऋणात्मक आवेशित आयनों का आकार में धीरे धीरे जब हम वृद्धि करते हैं तो हम देखते हैं कि जो सी अवस्था है उसमें धनात्मक 4 जो गोले हैं उनके बीच में कुछ रिक्त स्थान धातुओं से की तुलना में कम कुछ रिक्त स्थान इसमें रह गया है। जबकि जो बी स्थिति है उसमें पांचों ही आयन एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं, यानी जो बी अवस्था है वह अधिक स्थायी है बजाय सी के और ए अवस्था की। और सी अवस्था में यदि हम इसमें और अधिक धनायन या बड़े आकार का धनायन इसमें और बढ़ाएं तो यह और अधिक स्थायी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। द्वितीय स्थिति में हम देखते हैं जो ए और बी और सी है जिसमें कि ऋणायन का आकार स्थिर रखा है और धनात्मक आवेशित के आकार में वृद्धि करते हैं। तो यह त्रिज्या अनुपात जो है वहाँ पर उसमें जो है त्रिज्या अनुपात में बढ़ते हुए त्रिज्या अनुपात में है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सी अवस्था है वह अस्थायी होगी और जो बी अवस्था है वह सबसे अधिक स्थायी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो धनात्मक आवेशित आयन के चारों तरफ से इसको घेरा हुआ है और सबकी परिधियां आपस में मिली हुई है, तीनों ऋणात्मक आवेशित आयनों की और धनात्मक आवेशित आयनों की। तो यहाँ पर यदि यहाँ पर बी में कोई भी रिक्त स्थान नहीं है इसलिए अधिक स्थायी संरचना होगी। तो यहाँ पर उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि जो जितना ज्यादा अधिक नजदीक हैं एक दूसरे से अधिक सटे हुए हैं वह क्लोज पैकिंग इसलिए इसको कहा जाता है। इस क्लोज पैकिंग के कारण ही यह काफी अधिक स्थायित्व हो, यानी उसकी ऊर्जा जो होगी वह न्यूनतम होगी। तो ये ऐसी संरचना बनाने का प्रयास करते हैं जिसमें कि ऊर्जा जो है वह न्यूनतम हो और स्थायित्व सबसे ज्यादा हो। तो अधिक स्थायित्व में ही ऐसी स्थिति में अधिक स्थायित्व होगा जिसमें कि न्यूनतम रिक्त स्थान हो या रिक्त स्थान बिल्कुल ही नहीं हो। उदाहरण के लिए यदि दूसरे में यहाँ सी अवस्था में यदि धनायन की समन्वय संख्या घटने से स्थायी व्यवस्था प्राप्त हो जाएगी, जबकि द्वितीय अवस्था में सी में धनायन की समन्वय संख्या बढ़ने से स्थायी व्यवस्था प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर एक स्थिति में धनायन की समन्वय संख्या घटने से स्थायित्व में वृद्धि हो रही है पहली स्थिति में, और दूसरी स्थिति में सी में धनायन की समन्वय संख्या बढ़ने से स्थायित्व में वृद्धि हो रही है। तो धनायन और ऋणायन के आकार पर इनके स्थायित्व और इनके अरेंजमेंट के बारे में हम आकलन कर सकते हैं।